हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आनेक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर। और आज हम एक नई सीरीज के साथ आए हैं। वन शॉट इसको कंप्लीट करेंगे। गेस्ट पेपर है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसका सोल्यूशन, फ्लो चार्ट, लाइन टू लाइन समरी, सब कुछ इसी के अंदर है। सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो देखो और 100% अचीव कर लो। एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब इसके टाइप्स क्या हैं? सबसे पहला आता है स्मॉल स्केल, आता है एक स्केलेबल होता है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे हैं, ये सारे करा रही हूं मैं। ठीक है, तो स्मॉल स्केल है, स्मॉल बिजनेस है, स्केलेबल है, सोशल है, कॉर्पोरेट है, डिजिटल है, लाइफस्टाइल है, फैमिली है, ग्रीन है, सोलो है। तो इस तरीके से ये कुछ टाइप्स दिए गए हैं, हमें वो समझने हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर बनाकर लेकर आई हूँ, सो दैट आपको लाइन पढ़ते ही चुटकियों में समझ आ जाए। ठीक है, इजी से इजी लैंग्वेज है, और ऐसी लैंग्वेज है ना जो पढ़ते ही समझ आ रही है और साथ साथ याद भी हो जाएगी, और पेपर में यही लिखकर नंबर भी आ जाएंगे। और जो एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ वो वहां पे आपको जरूर से जरूर लिख कर आने हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप से। स्टार्टिंग एंड रनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ये लोग और रन करते हैं, ऑफ्टन विद लिमिटेड रिसोर्सेज। इनके पास संसाधन बहुत लिमिटेड होते हैं, एंड लोकल कस्टमर बेस होता है जो आसपास के 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में होते हैं, क्योंकि ये छोटा बिजनेस है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो लोकल रिटेल शॉप को आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं कि आपके आसपास जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, परचून की दुकान है, छोटे मोटे सैलून्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट है, ढाबा है, इस तरीके के स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जांपल्स हैं। स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इसके अंदर फ्लो चार्ट बनाना बिल्कुल मत भूलना। जैसे मैं कॉपी पे आप लोगों को वन शॉट में मैंने कराया ना, वो जाके जरूर देख लो। उसमें मैंने जैसे फ्लो चार्ट बनाया वो एग्जाम में जरूर बनाना, काफी इंप्रेसिव लगेगा। स्केलेबल में आता है क्रिएटिंग अ बिजनेस विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ्टन थ्रू इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विस। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी ये ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं जिनके जो प्रोडक्ट हैं बहुत इनोवेटिव तरीके के होते हैं, इनकी सर्विसेज बहुत अलग होती हैं, डिफर होती हैं, क्योंकि इनके बहुत हाई ग्रोथ पोटेंशियल होती है। फॉर एग्जाम्पल टेक स्टार्टअप कह सकते हो, ऑनलाइन मार्केट प्लेस कह सकते हो, सॉफ्टवेयर कंपनीज कह सकते हो, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विस में डील करती हैं। टेक स्टार्टअप हो गए, वो सब इसके एग्जांपल्स हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, ठीक है, तो वो आता है एड्रेसिंग सोशल, जो हमारी सोसाइटी है या हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम थ्रू इनोवेटिव बिजनेस मॉडल। जैसे कि सोशल मतलब सोसाइटी के लिए ये लोग काम करते हैं, बेसिकली एनपीओ हो गए, जिसमें कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया जाता, समाज के लिए काम किया जाता है। जैसे सोशल एंटरप्राइज है, बिजनेस फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, ये सब इसके एग्जाम्पल है। कॉर्पोरेट मतलब बोले तो कंपनी, यानी कि इनकरेजिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप विद एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप कॉर्पोरेट वाला है उसके अंदर हम बात करते हैं अपने कॉर्पोरेट वेंचरिंग की, इनोवेशन लैब्स हो गई, इस तरीके के एग्जांपल्स इसमें देखे जाते हैं। डिजिटल की बात करूं तो डिजिटल नाम से ही क्लियर होता है, क्रिएटिंग बिजनेस दैट ऑपरेट प्राइमरी ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी, हाँ, यानी कि हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब चीजें बिजनेस कर रहे हैं एंड डिजिटली कर रहे हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? क्रिएटिंग अ बिजनेस दैट सपोर्ट अ डिजायर लाइफस्टाइल, ये लोग सपोर्ट, जो हमारी डिजायर लाइफस्टाइल होती है उसको सपोर्ट करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसर्स जो होते हैं आजकल हमारे लिए काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे को अपनी शादी में या किसी भी फंक्शन के अंदर फोटोग्राफर को बुलाना है, तो हम जो है उसको हर फंक्शन के लिए नहीं बुला रहे, सिर्फ एक सिंगल फंक्शन के लिए बुला रहे हैं, फिर दूसरे फंक्शन के लिए किसी और को बुला रहे हैं। तो ये बिल्कुल फ्रीलांसर्स होते हैं, जो कि हमारे इवेंट के अकॉर्डिंग और ये पर डे या फिर पर इवेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। कंसल्टेंट आते हैं, बिजनेस दैट केटर टू निच मार्केट, जो हमारी निच होती है। निच आप लोगों को पता है कि हर किसी की निच अलग होती है, किसी की एजुकेशन है, किसी की टेक है, किसी की फाइनेंस है, अलग अलग कैटेगरीज में आप यूट्यूब में देखते होंगे वीडियोस बनकर आती हैं। इसी तरीके से फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो उसमें नाम से ही क्लियर है, फैमिली ओन्ड बिजनेस होता है, ऑफ्टन पास डाउन थ्रू जनरेशन, यानी जनरेशन टू जनरेशन ये पास डाउन होती है। आप देख सकते हो कितनी इजी लैंग्वेज है, ठीक है, कि पढ़ते ही समझ आ रहा है। मतलब जो आपकी यूनिवर्सिटी की बुक होती है ऐसा, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, तो मैंने सोचा कि इस बार सीरीज बनाई जाए। एग्जाम्पल के तौर पे फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप में आता है फैमिली रन रेस्टोरेंट की, जो मान लो किसी का पहले से 10 साल पहले या दादा परदादा का पहले से रेस्टोरेंट चला आ रहा है, तो पहले दादा ने, सॉरी, पहले परदादा ने, फिर दादा ने, फिर आपके फादर ने, इस तरीके से आपका चला रहा है। कोई रिटेल शॉप चली आ रही है बहुत पहले से, फैमिली बिजनेस चल रहा है, वो सब। ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप में आता है क्रिएटिंग बिजनेस दैट फोकस ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ। जैसे आजकल आप देखते हो पेन वगैरह होता है, पेन कुछ
पेन्स ऐसे हैं जिनके पीछे सीड होती है, ठीक है, ताकि बीज वगैरह होता है तो आप पौधा वौधा लगा सको। तो मतलब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विसेज में बात करें तो वो ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज हैं, सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स हैं, इको टूरिज्म ऑपरेटर्स हैं, ये सब आते हैं। सोलो एंटरप्रेन्योरशिप में आता है इंडिविजुअल हु स्टार्ट एंड रन अ बिजनेस अलोन, यानी ये अकेला बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है और खुद ही चलाता है, सोलो है ये, ठीक है। ऑफ्टन अ फ्रीलांसर्स और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, जैसे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो सब आते हैं। सोलो कॉन्ट्रैक्टर, फ्रीलांसर, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट वगैरह आपने नाम सुना होगा, तो वो सब आते हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज टेक्नोप्रेन्योरशिप। तो टेक्नोप्रेन्योरशिप मतलब है, टेक्नो मींस टेक्नोलॉजी, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं टेक्नोप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मैनेजिंग अ टेक्नोलॉजी, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, चीजों को क्रिएट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, किसको, टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस। यानी आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत हाई यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसको आपने टेक्नोप्रेन्योरशिप बोला गया है। इट्स इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, इसमें क्या होता है कि हम अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं। कौन पहचानता है? जो आपका ओनर है, ठीक है। इन अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड डेवलपिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट, और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाएं या सर्विसेज दें सो दैट हमारा कस्टमर हमारे तरफ अट्रैक्ट हो और हमारा प्रोडक्ट बिके। की फीचर्स क्या हैं? फीचर समझ गए ना, तो समझ लेना मैरिड डीमैरिड चुटकियों में बन जाएंगे, खुद भी बना सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, वैसे तो डेफिनेशन से ही फीचर्स बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है इनोवेशन। ये बात आपको किसी ने पता नहीं बताई या नहीं बताई, बट मैं बता देती हूँ। सबसे पहला काम होता है डेफिनेशन का। अगर आपने डेफिनेशन पे जोर दिया है, समझ ली, तो उससे आप फीचर बना सकते हो। फीचर अच्छे समझ आ गए तो डीमेरिट्स मैरिट्स आप बना सकते हो, ठीक है। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इनोवेशन आपको पता ही है, अभी मैंने बताया कि क्या होता है इसमें। न्यू प्रोडक्ट सर्विस बिजनेस मॉडल जो होते हैं, जिसमें हम अपने इनोवेशन करते हैं, नए नए आइडियाज लगाते हैं, रिस्क लेते हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज लाते हैं अपने। जैसे कि आजकल हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, हमें कुछ सर्च करना होता है तो हम एआई का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिटिक्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें क्या है, यानी टेक्निकल एक्सपर्टीज कहाँ से आ रही है, मतलब ये एप्लीकेशन वेबसाइट्स हम यूज कर पा रहे हैं। अडेप्टेबिलिटी में टेक्नोप्रेन्योर्स मस्ट बी एबल टू अडेप्ट क्विकली टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन। जैसे जैसे आजकल कंज्यूमर का बिहेवियर चुटकियों में बदल रहा है, विद इन अ सेकंड चेंज हो रहा है, तो मार्केट की कंडीशन भी तो चेंज हो रही है ना। तो उससे क्या हो रहा है, एडवांसमेंट लाना है हमें अपने प्रोडक्ट में, कस्टमर की नीड के हिसाब से चलना है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी हो गया, ब्लॉकचेन्स हो गए। अब इसको समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको पता ही है, क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म दैट सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। माने मतलब कहने का है कि जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो रेडी हो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, जो हमारी पर्टिकुलर नीड है, जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाती है। अब आप देखोगे एन नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन बन के रेडी हो रहे हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियर रेडी कर देता है, ठीक है। उससे हमें काफी हेल्प मिलती है क्योंकि हम उसकी मदद से काफी चीजें कर पाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता ही है वो क्या काम कर रही है, हर एक बच्चा बच्चा जानता है कि एआई का काम क्या है, किस तरीके से काम हो रहा है, एनालाइज कर रहे हैं हम डेटा को, प्रोवाइड करता है वो हमें इनसाइट्स वगैरह, बहुत कुछ फायदा देता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आता है आईओटी, क्रिएटिंग कनेक्टेड डिवाइस और सिस्टम दैट कैन कनेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा। आपको सिस्टम जो है वो कनेक्ट करता है और डेटा को एक्सचेंज करता है। ब्लॉकचेन्स में आता है आपका developing blockchain based application और platform that enable secure, transparent and decentralized transactions, ये सब आता है। बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले अब बेनिफिट तो भाई यही है टेक्नोप्रेन्योरशिप का, कि इनोवेशन होती है, हम अपने प्रोडक्ट के प्रति बहुत अवेयर रहते हैं, रिस्क भी ले रहे हैं, बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन होता है, क्योंकि इससे क्या होते हैं, नई नई जॉब्स जो होती हैं टेक इंडस्ट्रीज में आती हैं। जैसे कि अब आज आप देख लो, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। पहले के समय में क्या होता था कि किसी को अगर बेसिक कंप्यूटर चलाना आता था तो उसको जो है 8-10-12 हजार रुपए तक मिल जाते थे। लेकिन आजकल जो डिमांड है वो बेसिक, जो आपके कंप्यूटर में एक्सेल है, एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट के साथ में एआई की भी नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको एआई आता है तो आप सोच सकते हो कि आपको एआई की अच्छी नॉलेज है तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का जो आप देख सकते हैं जो एडवांसमेंट आया है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, ये सारी चीजें। चैलेंजेस क्या है? टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी है, यानी कि जो हमारे टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस कैन बी कम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग। अब आप सोच सकते हैं कि चैलेंजेस है हमारे बिजनेस के अंदर, बिजनेस मॉडल के अंदर, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं भाई?
क्योंकि आप आजकल हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है। अगर आज हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, चीजों को लेके अवेयर नहीं रहेंगे, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन में आता था टेक इंडस्ट्री इज हाईली कॉम्पिटिटिव। जो हमारी टेक की जो इंडस्ट्री है बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि इतने ज्यादा, अभी आप कोई भी लाइन उठा के देख लो, सबके अंदर, मतलब किसी भी निच में उठा के देख लो, कोई भी लाइन उठा के देख लो, सब में कंपटीशन है। मैनी स्टार्टअप्स हो रहे हैं, कंपनीज एस्टैब्लिश हो रही हैं, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। रेगुलेटरी इश्यूज भी आते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली डेटा प्राइवेसी को लेके, सिक्योरिटीज को लेके, मतलब फायदे मिल रहे हैं हमें, ठीक है, बट नुकसान भी हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से आइडिया प्लस टेक करेंगे तो टेक्नापनियोल बनेगा, ठीक है। व्हाट इज कैश मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स फीचर। अब बात आती है कैश मैनेजमेंट की, कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। तो भाई आप ये सोचो, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप उसको मैनेज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे उस 10,000 का, आप क्या करोगे। अभी के टाइम पे आप ये सोचोगे कि भाई मैं 10,000 बैंक में रखूंगा तो मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मैं एक काम करता हूँ शेयर मार्केट में लगाता हूँ, मुझे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट इट्स टोटली डिपेंड कि आप शेयर मार्केट में भी लगाते हैं तो जरूरी नहीं आपको प्रॉफिट ही होगा। अगर आपको उसकी अच्छी नॉलेज है, आप रिस्क ले सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग के लिए रखने हैं तो बेनिफिट है। बट स्टिल अगर आप सेफली रखना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस, बैंक वगैरह में रख सकते हैं, और थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। बट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कोई छोटा मोटा पैसा तो होता नहीं है यहाँ पे हमारी कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो पैसे को मैनेज करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो कैश मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग। मैंने आपको दो तरीके से समझाया, आपके पास जो फंडिंग है और जो ऑर्गेनाइजेशन के पास फंडिंग है, उन दोनों में फर्क है, तो मैनेज करने के तरीकों में फर्क आ जाता है। तो कैश मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन कैश फ्लो, ठीक है, कि आपका कैश फ्लो कितना है, इंक्लूडिंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लो, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कितना पैसा जा रहा है और कितना पैसा आ रहा है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ठीक है, टू इंश्योर दैट it has the sufficient liquidity to meet its financial obligation. Effective cash management is a curricle for business to maintain stability, रिस्क को कम करना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना। मतलब ये सब चीजें क्या है कि हमारे को कैश मैनेज करने, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है कि हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा जा रहा है, पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है, दोनों को देखना है हमने, ठीक है। और लिक्विडिटी जो है हमारी, सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, की हमारी जो ऑब्लिगेशन बनती है वो भी पूरी होनी चाहिए। मतलब अगर 10 रुपए आ रहे हैं लेट सपोज, तो अगर हमें किसी को 8 रुपए देने हैं तो देखना पड़ेगा कि 8 रुपए देने हैं या कितना देना है, ठीक है। और फिर 8 रुपए देने के बाद 2 रुपए बच रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें हैं। तो कैश मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला कैश की फॉरकास्टिंग करना, यानी कि आपको पहले से प्रिडिक्ट करना है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो पे काम करना है कि कैश फ्लो के बीच में गैप क्यों आ रहा है। मतलब अगर इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो भी आपको सोचना पड़ेगा। कैश फ्लो मॉनिटरिंग में आता है कि आपको चीजों, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो को ट्रैक करना, एनालाइज करना, टाइमली पेमेंट भी करना और कलेक्शन भी करना। ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट पेमेंट कर रहे हो, कलेक्ट नहीं कर रहे, या कलेक्ट कर रहे हो तो पेमेंट नहीं कर रहे, ये भी दिक्कत है। कैश पोजिशनिंग में आता है कैश बैलेंस टू इंश्योर सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए, कि भाई ऐसा नहीं है आपने सारा पैसा किसी एसेट पे लगा दिया और जब आपको किसी को पेमेंट करनी थी तो आपके पास कैश ही नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि आपको रिटर्न्स अच्छे मिले। फंडिंग होना चाहिए, यानी कि आपको अरेंजिंग फॉर फंडिंग और क्रेडिट फैसिलिटी टू मीट द कैश फ्लो नीड। अगर आपको कैश फ्लो की नीड है तो आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट फैसिलिटी कहाँ से मिल सकती है, कम उस पे ब्याज पे, इंटरेस्ट पे। रिस्क मैनेजमेंट में आता है, यानी कि कैश फ्लो रिस्क को मैनेज करना। मार्केट रिस्क हो गया, जैसे क्रेडिट रिस्क हो गया। अगर आप इन सब के बारे में नहीं सोचोगे कि आपने किसी से उधार ले लिया और आपने ये ब्याज के बारे में सोचा ही नहीं और आपने दिए ही नहीं, तो आपकी ब्याज का रेट तो बढ़ता जाएगा। तो वो सारे पॉइंट्स भी हैं। तो बेनिफिट्स क्या है इसका, कैश मैनेजमेंट का, कि अगर आप कैश को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हो और पहले से ही अच्छे से उसको मैनेज कर लेते हो तो क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा क्या है, लिक्विडिटी इंप्रूव होती है, ठीक है, यानी कि जो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं वो टाइमली फुलफिल होती हैं। रिस्क भी कम होता है, जो आने वाला जो शॉर्टेज होने वाली है कैश फ्लो की, वो भी मिनिमाइज होता है, कम हो जाता है, क्योंकि आपने पहले से उसको मैनेज कर लिया। ऑप्टिमाइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है इससे, ठीक है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है, ठीक है। टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं इसकी, सबसे पहला कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। इसी चीजों से हमारे कैश जो है, पैसा जो है वो मैनेज होता है। तभी हमने क्लास 11th या 12th में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखा था, जिसमें इनफ्लो आउटफ्लो का हमने फॉर्मेट सीखा था।
हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्या करना है, एनालाइज करना है, ट्रेंड एंड पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, कैश बजटिंग करनी है, यानी फोरकास्ट करना है कि हम अभी क्या, हमारे बजट, कैश बजट क्या चल रहा है और फ्यूचर में जो है उसको कैसे मैनेज करने वाले हैं। कैश मैनेजमेंट के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारे सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेट कैश मैनेजमेंट प्रोसेस चेक करते हैं। ट्रेजरी मैनेजमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने ऐसे सिस्टम टू मैनेज कैश एंड लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट्स बने, पेपर में जरूर बना के आना, काफी अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग फाइनेंस। व्हाट इज मैनेजिंग फाइनेंस? मैनेजिंग फाइनेंस क्या है, फाइनेंस को कैसे मैनेज करोगे? तो देखो भाई, पैसे को मैनेज कैसे करना है, तो भाई मैनेजिंग फाइनेंस रेफर्स टू प्रोसेस, इसके अंदर ना एक पूरा प्रोसेस होता है, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पोस्ट जीसी हम बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये सब चीजें हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है वो पूरा हो सके। ठीक है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य पूरे हो सके। इट इन्वॉल्व मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट कितनी करी है, फंडिंग कितनी की है, रिस्क कितना मैनेज किया है, रिटर्न्स कितने मिलेंगे, कम से कम कॉस्ट आए तभी फायदा होगा, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। की एक्सपेक्ट क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग करो भाई, टाइमली करो। कौन करेगा? जो मालिक है वो इन सब पे काम करेगा, या जो कंपनी का ओनर है, या फिर जो मैनेजमेंट है। बजटिंग करना, वही पॉइंट्स है सारे, रिस्क मैनेजमेंट करना, ये सारे काफी सारे पॉइंट सिमिलर हैं। ठीक है, बेनिफिट्स, डिसीजन मेकिंग इससे इंप्रूव होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, रिस्क मैनेजमेंट भी बेटर होता है क्योंकि आप पहले से चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो रिस्क कम हो जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि आपने पहले से ही वो चीजें जो होने वाली थी, अगर मान लो कि हमें लगता है कि पहले से कि अब चोरी हो सकती है इस प्लेस पे, या फिर नुकसान हो सकता है उस प्रोडक्ट का, तो हम पहले से ही उसका जो है खाता बना ले, सो दैट आगे दिक्कत ना हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल्स आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजटिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे पॉइंट्स वही हैं, आप लिख सकते हो। फुल कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप सोचोगे मैम हमारा सब्जेक्ट जो है उसमें एचआरएम का क्या काम, तो देखो भाई, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें वर्कर काम कर रहे हैं या फिर जो मालिक अपने नीचे वर्कर रख रहा है, तो उसमें एचआरएम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो इंसान है वो क्या है, एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। बिना इंसान के हम कुछ काम कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। चलो माना कि मशीन सारे काम कर लेती है, बट जो दिमाग लगाने वाला काम है, जो दिमाग लगाया जा रहा है कि हमें पता है कि ये सामान इधर से उठा के उधर रखना है, तो क्या मशीन वो भी कर लेगी? नहीं कर सकती। कुछ काम ऐसे हैं जो कभी मशीन नहीं कर सकती, ठीक है, और कर भी देगी तो इतने फाइन तरीके से नहीं करेगी। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं तो बढ़िया एग्जांपल दूंगी जो आपको फटाफट समझ आ जाएगा। अब आप सोचो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एआई का जमाना बढ़ता जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि अभी किसी हाल ही में कुछ टाइम पहले किसी प्रोफेसर ने, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक जो है रोबोटिक टीचर जो तैयार किया था बहुत सस्ते से प्राइस में, आपने हो सकता है वीडियो वगैरह में देखा होगा। तो मुझे वो एग्जाम्पल याद आया क्योंकि आप लोग अभी कॉलेज में हो तो आपको वो एग्जाम्पल रिलेट हो पाएगा। तो उसमें क्या था कि वैसे तो बहुत कॉस्टली नहीं था, बहुत सस्ते तरीके से उसको बनाया गया था, और उसको मतलब सुनाई भी ढंग से नहीं दे रहा था, मतलब पास जाके बताना पड़ रहा था कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो अब आप ये सोचो कि लाइक जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, तो हमारा पढ़ाने का तरीका और जो एक रोबोटिक टीचर का पढ़ाने के तरीके में क्या फर्क है? उनके पास इमोशंस नहीं है, फीलिंग नहीं है, वो आपको, जैसे कोई बच्चा रो रहा है क्लास में या फिर उसका जो मूड है वो अच्छा नहीं है, तो टीचर सही कर सकता है, यानी कि एक क्वेश्चन समझाने के चक्कर में दो कॉन्सेप्ट और समझा देगा। बट जो रोबोटिक चीज है वो जो आप इनपुट दोगे बस वही आउटपुट ही मिलेगा आपको, ठीक है, तो यही फर्क है। तो उसी एग्जाम्पल से मैं रिलेट करी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, इंसान जो है वो एक रिसोर्स है, उसको कैसे मैनेज करें, यानी कि इंसान जो है वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, बहुत बड़ा संसाधन है, ठीक है, लिमिटेड काम कर सकता है, दिमाग लिमिटेड है, ठीक है, बट काम वो बढ़िया तरीके से कर सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम इज द स्ट्रेटेजिक एंड कोहेरेंस ऑपरेट्स द मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, ठीक है, इट एम्प्लॉई, ठीक है, एचआरएम इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। यानी कि एचआरएम क्या है, एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वैल्यूएबल एसेट है कि अगर उस पर्सन को यहाँ पे बुलाया गया है एज अ काम करने के लिए। अब आप देखोगे कंपनी के अंदर क्या होता है, चीजों को पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, मशीन प्लान कर लेगी, सारे काम नहीं कर सकती, जगह को फिल करना है तो वो भी इंसान करेगा, ये सारे काम इंसानों के द्वारा हो रहे हैं, जिसमें इंसान की एक स्टेज बनी है, पहले रिक्रूटमेंट करो। एक्चुअली मैंने इसका सब्जेक्ट पढ़ाया था, काफी डिटेलिंग में पढ़ाया, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा पूरा मोस्ट प्रोबेबली। तो उसमें क्या था कि पहले रिक्रूटमेंट करो, पहले बुलाओ कंपनी में लोगों को, ठीक है, रिक्रूट करो, फिर उसके बाद जो है
कंपनसेशन मतलब उसका सिलेक्शन होगा, फिर उसको अच्छा सा बढ़िया सा मेंटेनेंस वगैरह, इस तरीके से काम चलता रहता है। तो की फंक्शन क्या है, वही वाले पॉइंट्स है जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना, यानी कि अगर कोई किसी के पास टैलेंट है, सबसे पहले क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लोगों की जरूरत है, ठीक है, मान लो एक अकाउंटेंट की जरूरत है, तो बहुत सारे लोगों को बुला लिया गया कि आओ इंटरव्यू देने, तो वो रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, यानी कि हायरिंग द बेस्ट टैलेंट। आज के टाइम पे बेस्ट टैलेंट जो मिनिमम सैलरी ले, फ्रेश माइंडेड हो, उसको लेना कंपनी पसंद करती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो, यानी कि उसके पास स्किल हो, नॉलेज हो अच्छी खासी, उसको ले लेगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आता है कि हमें क्या करना है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मैनेज करना है, इवेलुएट करना है वो किस तरीके से काम को कर रहा है, ठीक है। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में आता है डिजाइन करना, यानी कि डिजाइनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग रिवॉर्ड सिस्टम, यानी अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड्स दो, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं बोनस दो, सो दैट वो कंपनी में टिका रहे। एम्प्लॉय रिलेशन उसके अच्छे होने चाहिए, टैलेंट मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी टैलेंट मैनेजमेंट में आता है जो हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज होते हैं उनको रिटेन करना, आइडेंटिफाई करना, डेवलप करना। फायदे क्या हैं इसके, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव मतलब इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ये एचआरएम का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले रिटेन टैलेंट अट्रैक्ट करता है, यानी कि जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हो उनको रखना पसंद करते हैं, जो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो, उन्हीं को हर कोई लेना पसंद करता है। बेनिफिट्स क्या है भाई, अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे इंसान को लेंगे जिसके पास नॉलेज है, फ्रेश माइंडेड है, और वो बिल्कुल अभी अभी पढ़ाई करके आया है, अच्छी अच्छी उसको नॉलेज है, अच्छे से वो कम्युनिकेट करता है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ भी दे, तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेक बेटर होगा, इंप्लॉय एंगेजमेंट बढ़ जाएगा और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके के पॉइंट्स हैं, तो आप ये फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। अब आते हैं राइट इंस्टीट्यूशन सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ इंस्टीट्यूशन सेट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो समझ लेते हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारा मॉनिटरी पॉलिसी के लिए, करेंसी मैनेजमेंट के लिए और बैंकिंग रेगुलेशन के लिए। जितने भी बैंक्स रेगुलेट कर रहे हैं वो इसी के अंडर में आते हैं। करेंसी को ये देखता है, करेंसी मैनेज करने का काम आरबीआई के पास है और मॉनिटरी पॉलिसी का काम आरबीआई के पास है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सैबी जो है रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज मार्केट एंड इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, यानी राह दिखाता रहता है कि कुछ गड़बड़ ना हो, धोखाधड़ी ना हो। प्लानिंग कमीशन में आता है नीति आयोग, ठीक है, जिसमें आता है आपके 5 इयर्स प्लान हो गए, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए प्लानिंग कमीशन रेडी करवाया गया है। नीति आयोग में आता है पॉलिसी थिंक टैंक टू द प्रोवाइड स्ट्रेटेजी एंड टेक्निकल एडवाइस देता है गवर्नमेंट को कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है, पॉलिसीज पे काम करना है। इंडियन रेलवे हो गया, वो आपके जैसे कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, इन सब में काम करते हैं। एसबीआई आपको पता ही है, आपका बैंकिंग सेक्टर है जो कि आपके गवर्नमेंट बैंक में आता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आपके स्टेट ओन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसमें लोग जो है एलआईसी वगैरह कराते हैं ताकि उनका आने वाला समय जो है वो थोड़ा सिक्योर हो जाए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक स्पेस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है स्पेस रिसर्च के लिए और डेवलपमेंट के लिए। आई होप आपको क्लियर है। बिजनेस प्लान्स क्या होता है, तो देखो भाई, बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, किस लिए वो काम कर रहा है और सक्सेस कैसे मिलेगी। तो इस तरीके से क्लियर डायरेक्शन दिखाता है, ये हमारा एक रोड मैप तरीके से काम करता है और डिसीजन मेक करने में मदद करता है। तो की कंपोनेंट्स में आता है एग्जीक्यूटिव समरी होती है, इसमें कंपनी की डिस्क्रिप्शन होती है, हिस्ट्री बताई जाती है, कौन ओनरशिप है, किस तरीके से काम हो रहा है। मार्केट एनालिसिस होती है, इसके अंदर कस्टमर की नीड क्या है, कंपटीशन कितना है, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। प्रोडक्ट में आता है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बताया जाता है, प्रोडक्ट किस प्रकार का है, कितनी क्वांटिटी में है, क्या प्राइस है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी, क्या रहने वाली है कि हम अपने टारगेट मार्केट को कैसे अचीव करेंगे, कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे, ये सब आता है। ऑपरेशनल प्लान्स में आता है प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये सबकी डिस्क्रिप्शन होती है। फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये सारी चीजों को जो है डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। मैनेजमेंट टीम में सारे के सारे जो हमारे मैनेजमेंट की टीम होती है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको क्या काम दिया है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सपीरियंस कितना है, वो सब मेंशन्ड होता है। बेनिफिट्स क्या है इसके, बिजनेस गोल क्लैरिफाई रहते हैं, डिसीजन मेक बढ़िया होता है, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि हम उस पर पहले से काम कर रहे हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज और जो थ्रेट्स होते हैं वो भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं पहले से। तो बिजनेस प्लान्स आपको, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। एक होता है स्टार्टअप, टाइप्स में आता है स्टार्टअप, ग्रोथ, स्ट्रैटेजिक। स्टार्टअप आपको पता ही है क्या होता है, लॉन्च करना और ग्रोथ स्ट्रैटेजी पे काम करना। ग्रोथ नाम से ही क्लियर है, इसको हमने आगे बढ़ाना है, फर्दर एक्सपैंड करना है, तो वो ग्रोथ है।
ग्रोथ कैसे पता चलती है कि पहले अगर हम 10 रुपए कमा रहे हैं तो फिर हमने 20 रुपए कमाना शुरू कर दिया। स्ट्रैटेजिक में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, नई नई स्ट्रैटेजीज होती हैं। आई होप आपको क्लियर है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आपका मॉडल्स के ऊपर है, तो वो मैं यहाँ से नहीं करा रही, उसके लिए आपको वन शॉट देखनी होगी, क्योंकि जो मैंने वन शॉट में कराए हैं वो आपकी जो यूनिवर्सिटीज में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, जोन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है सारी, इसमें तो काफी सारी दी गई हैं, बट जो आपकी यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडल और थ्योरी का, तो वो आप वहां से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। ठीक है, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वही है जो हम समझ रहे थे, बट उसके पीछे इकोसिस्टम लग जाता है। तो एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम इज शेप्ड बाय वेरियस फैक्टर दैट फोस्टर इनोवेशन करना, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि पॉलिसीज, रेगुलेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, इससे क्या होता है, पॉलिसीज सपोर्टिव होती हैं, इंसेंटिव, टैक्स इंसेंटिव हो गया, ये सब आता है। फंडिंग में एक्सेस मिलता है, यानी कि जो हमारी अवेलेबिलिटी होती है वेंचर कैपिटल के लिए वो मिल जाती है। हमारे इन्वेस्टर भी हेल्प करते हैं इसमें। ह्यूमन कैपिटल में आता है स्किल वर्कफोर्स, फोर्स होना चाहिए, टैलेंट पूल होना चाहिए, एसेस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देने चाहिए, सो दैट अगर वर्कर को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो वो अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगा तो ग्रोथ अच्छी। नेटवर्किंग मेंटरशिप में क्या होता है, इन्वेस्टर्स आते हैं, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं। मार्केट डिमांड्स में आता है स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। कल्चर एंड सोशल, मतलब सोसाइटी में के जो आप काम कर रहे हो, इनोवेशन, इनोवेटिव प्रोडक्ट होना चाहिए, रिस्क बेयर कर लेना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिफाइन द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। देखो भाई, एंटरप्रेन्योरशिप तो हम वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, बट हम रूरल वाला समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक ना सेम थे, बट वो मिक्स करके लिखे गए हैं, ठीक है, बट जो सेम होंगे वो स्किप कर दूंगी मैं। तो रूरल की बात करते हैं, ठीक है। तो रूरल आपको पता ही है क्या होता है, रूरल कौन सा एरिया होता है, गांव का एरिया होता है। तो जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं रेफर्स टू द एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी दैट टेक प्लेस इन रूरल एरियाज, मतलब जो गांव के एरियाज में देखे जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें क्या आता है, क्या इन्वॉल्व करते हैं, लोकल रिसोर्स होता है, यानी कि इनके पास जो स्किल होती है बहुत ट्रेडिशनल होती है, बहुत लोकल नॉलेज होती है, बहुत हाई एक्सपर्ट नहीं होती, क्योंकि आप इसको गांव से कनेक्ट कर सकते हो कि गांव के अंदर जो भी छोटे मोटे दुकानदार हैं या सैलून चल रहे हैं तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, बस वो अपना छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हैं। लोकल नीड्स पूरी कर देते हैं, आसपास के जो कम्युनिटीज हैं या फिर जो आपके प्रोडक्ट हैं, छोटी मोटी नीड पूरी कर देते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत क्रिएट हो जाती है, जिससे छोटा मोटा काम मिल जाता है उसके अंदर, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी प्रमोट होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ कंपिटेंसीज विच कैन हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप टू रिलीज द गोल। तो कंपिटेंसीज क्या होता है, सबसे पहले टाइप्स की बात करें हम, टाइप्स ऑफ कंपिटेंसीज की बात करें तो उसमें आता है टेक्निकल, फिर आता है बिजनेस, फिर आता है इंटरपर्सनल, स्ट्रैटेजिकल, लीडरशिप, अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड परसेवरेंस, ये सब आते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लूं मैं, तो टेक्निकल की बात करते हैं। तो टेक्निकल नाम से क्लियर है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल एंड नॉलेज, इनके पास जो होता है एबिलिटी टू अप्लाई टेक्निकल एक्सपर्टीज टू सॉल्व प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ये टेक्नोलॉजी की मदद से कर पाते हैं। बिजनेस कॉम्पिटेंसीज की बात करो तो ये हमारे बिजनेस के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें पैसों को समझना, मैनेज करना, मार्केटिंग करना, मैनेजमेंट करना, ये सब इसमें आता है। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट बिजनेस स्ट्रैटेजी, यानी बिजनेस की स्ट्रैटेजी को ये इंप्लीमेंट करते हैं। इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसीज में आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल होती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंसीज, जिसमें क्या होता है कि हम लोग क्रिटिकली एंड स्ट्रैटेजिकली थिंक करते हैं, सोचते हैं, अपने डेवलपमेंट की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में प्लान्स बनाते हैं। लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज में आता है कि हम मोटिवेट करते हैं दूसरों को, ताकि वो जो भी डिसीजन मेक करे या उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाते हैं उनके अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है, 5 पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट पे आता है डिफाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड द सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग बिजनेस आइडियाज, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द न्यू डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझो क्या होता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी यानी बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी सर्कमस्टांस है जिसमें अलाउ किया जा रहा है, दैट अलाउ एन एंटरप्रेन्योर और बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू, यानी कि जो आपका एंटरप्रेन्योर है या फिर जो आपका बिजनेस है वो जनरेट करना चाहता है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, और कस्टमर की नीड को पूरा करना चाहता है। ठीक है,
तो जनरेटिंग बिजनेस आइडियाज के सोर्स आता है, मार्केट रिसर्च करो, सबसे पहले कस्टमर को पकड़ो, आप कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में बेचने वाले हो, तो कस्टमर की नीड क्या है, प्रेफरेंस क्या है, कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है, कितने रुपए में ले रहा है, कौन से कलर का ले रहा है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कंपटीटर को एनालाइज करो कि आपका कंपटीटर कहाँ पे वीक है, वहीं पे आप अपनी स्ट्रेंथ बना लो, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है आपका, नेटवर्किंग बनाओ, फ्रेंड्स, फैमिली, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, इन सबसे कनेक्शन लगाओ, सो दैट आप ग्रोथ करोगे। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस है, पहले आइडिया जनरेट करो, आइडिया की स्क्रीनिंग करो, कॉन्सेप्ट डेवलप करो, अपने अंदर उसके फीचर, टारगेट मार्केट क्या है, उन सब पे काम करो, प्रोडक्ट को डेवलप करो, यानी बढ़िया सी पैकेजिंग, डिजाइनिंग, टेस्ट करो कि बाहर क्या कॉम्पिटिटर दे रहे हैं, हम क्या बढ़िया दे सकते हैं। टेस्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि आपकी जो कस्टमर का रिस्पॉन्स है वो कैसा है उस प्रोडक्ट के प्रति, सर्वे कराओ, उससे पता चलेगा। लॉन्च में क्या होता है, मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें होनी चाहिए। पोस्ट लॉन्च इवैल्यूएशन में क्या होता है कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस परफॉर्मेंस इन द मार्केट, मेकिंग एडजस्टमेंट एज नीडेड, यानी कि आपको उस हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है जिस हिसाब से कस्टमर चाहता है। आई होप आपको क्लियर है। बिजनेस प्लान्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग लोकेशन डिसीजन, जो हमारे लोकेशन के डिसीजन होते हैं उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहला तो आता है व्हेन डिसाइडिंग अ बिजनेस लोकेशन, जब भी आप बिजनेस की लोकेशन को डिसाइड करते हैं तो कुछ फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो आपको बिजनेस जहाँ स्टार्ट करना होता है वहां पे आपको टारगेट मार्केट देखनी होती है कि भाई अगर कोई पर्सन है बीइंग क्लोज टू द कस्टमर, आपका कोई कस्टमर काफी ज्यादा पहले से बने हुए हैं या आप किसी और प्लेस पे काम कर रहे हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो ज्यादा नहीं लगेगी, या फिर आपका कस्टमर की सर्विस तो में दिक्कत तो नहीं आएगी। तो ये सारे पॉइंट सोचने पड़ते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आप एसेस कर रहे हैं रॉ मटेरियल, लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आपके बिजनेस ऑपरेशन में इम्पैक्ट डालता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में आता है इजी एसेस ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होना चाहिए, जैसे रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सब चीजों से आपका जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है, ठीक है। कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो प्रोडक्ट जो आप जहां से मंगा रहे हो वहां से भी दिक्कत ना हो, जिसको आप बेच रहे हो वो भी दिक्कत ना हो, क्योंकि जो आपके नाम से ही क्लियर है, फैक्टर इफेक्टिंग लोकेशन डिसीजन, कि आपकी जो लोकेशन की जो डिसीजन है वो कैसा है। कॉस्ट ऑफ लैंड लेबर कैसा है, जो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग रेंटिंग लैंड एज वेल एज द लेबर कॉस्ट कैन बी सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। मान लो कि आप 50,000 की दुकान बहुत अच्छे एरिया में खोल करके बैठ गए हो, ठीक है, और कस्टमर वहां पे जो है खर्च करके राजी नहीं है या वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता, तो आपका वेस्टेज है वो। तो आपको पहले मार्केट अपने लोकेशन के हिसाब से बहुत चीजें एनालाइज करनी होती हैं सो दैट आप बिजनेस चला पाते हो। गवर्नमेंट की पॉलिसी रेगुलेशन भी देखना पड़ता है कि बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज हैं या नहीं, टैक्स इंसेंटिव वगैरह हैं, वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में देखना पड़ता है। बिजनेस प्रोसेस की अगर हम बात करूँ तो इनपुट आप क्या लगा रहे हो, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट, ये सब आप क्रिएट कर रहे हो, उससे आपको आउटपुट सही मिल रहा है नहीं मिल रहा। प्रोसेसिंग जो आप कर रहे हो प्रोडक्ट की, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है कि आपने इनपुट दिया तो आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और आउटपुट में आपको पता ही है, वही मैंने बताया कि फाइनल प्रोडक्ट जो कस्टमर को मिलता है वो अच्छा होगा तो फीडबैक अच्छा होगा, नहीं तो फीडबैक अच्छा नहीं है तो आपके कस्टमर खत्म हो जाएंगे। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहो, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय स्टार्टअप्स एंड मेजर टू सपोर्ट स्टार्टअप। तो देखो भाई, स्टार्टअप नाम से ही क्लियर है, स्टार्टअप इन इंडिया इनकाउंटर वेरियस, यानी कि आपके स्टार्टअप्स क्यों हो रहे हैं, यानी कि जब हमने एलपीजी पढ़ा था तो यही समझा था ना कि हमारे को गवर्नमेंट ने बहुत मदद करी, ठीक है, और काफी सारे जो 3 पिलर्स थे वो इसलिए खड़े करे गए थे ताकि अब छोटे छोटे बिजनेस जो हैं वो स्टार्ट हो और ग्रोथ हो, ठीक है। तो एक्सेस टू फंडिंग है, ठीक है। मार्केट कंपटीशन भी हमें देखना पड़ता है, आजकल ज्यादा है, पहले ज्यादा नहीं था। टैलेंट इक्विजिशन, रेंटेशन है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज जो है आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इंटरनेट कनेक्टिविटी आजकल बढ़ रही है, ठीक है, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है। कंज्यूमर ट्रस्ट एंड मार्केट पेनिट्रेशन है, यानी बिल्डिंग कंज्यूमर ट्रस्ट, आपको अपने कंज्यूमर का ट्रस्ट बनाए रखना है। आपको प्रोटेक्ट करना है, आईपी राइट्स कैन बी कम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, ठीक है। प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन जो होता है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। स्टार्टअप के मेजर्स क्या हैं, तो देखो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस होने चाहिए, यानी कि फंडिंग स्कीम सच एज क्रेडिट गारंटी स्कीम हो गई, स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो गई,
कुछ पहले से ही चल रही हैं स्टार्टअप के लिए जो मदद मिली थी हमारे को, वही मैंने आपको बताया, वही सारे पॉइंट्स है। ग्लोबल टाई अप हो गया, आज हम कोई भी इनोवेशन मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या स्टार्टअप इंडिया हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स मैं काफी ऑलरेडी, वैसे तो मैंने जब भी आप लोगों को एचआरएम पढ़ाया था या बाकी फर्दर इंडियन इको पढ़ाई है तो उसमें ये ऑलरेडी मैंने क्लियर कराए हैं आपको। बट आपको बस इतना ही समझना है कि स्टार्टअप के अंदर यही सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो ये भी वही सारे पॉइंट्स है जो आप ऊपर लिखे थे, आप वो लिख सकते हो, यानी कि वही सारे पॉइंट्स है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो दोबारा से समझा देती हूँ एक बारी। सबसे पहला आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर द बिजनेस, यानी जो हमारा पैसा है वो एक रिसोर्स है जो कि हमारे बिजनेस में बहुत काम आता है, ठीक है। डे टू डे के खर्चे पैसा पूरा करता है, सैलरी देने के काम आता है, रेंट देने के काम आता है, हमारी ग्रोथ में मदद करता है। अगर हमें कोई प्रोडक्ट इनोवेशन में लाना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, नए नए प्रोजेक्ट बनाने हैं, हम कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो भी हमें पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा। फाइनेंशियल रिसोर्स के कुछ फायदे हैं, हाँ, बिजनेस सर्वाइवल अच्छा होता है, ग्रोथ एक्सपेंशन होती है क्योंकि आप नए नए प्रोडक्ट पे बात करते हो, आप अपने रिसोर्स को, पैसे को बहुत अच्छी जगह पे लगा रहे हो, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। तो फाइनेंस कहाँ कहाँ से आता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स से। इंटरनल मतलब रिटेन अर्निंग हो गया, आपने प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस के अंदर, आपको पैसा, आपने 10 रुपए प्रॉफिट कमाया तो आपने दोबारा बिजनेस में लगा दिया, उससे 20 हो गया, 20 से फिर 40 हो गया, ऐसे बढ़ता गया। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, फंड जनरेट होता है फ्रॉम एसेट डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक्सटर्नल में आता है आपने उधारी ले ली, ठीक है, वेंचर कैपिटल है, क्लाउड फंडिंग है, आपने रेज कर दिया फंड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टर टू प्रोवाइड कैपिटल इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें बाहर से हमें फंडिंग जो है रिसोर्स मिल जाता है पैसों का। अदर सोर्स गवर्नमेंट ग्रांट्स है, सब्सिडीज हैं, लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है हम बिजनेस चलाने के लिए, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, सीओ सी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर आपने बोरो किया है तो इसका ब्याज कितना है वो भी देखना पड़ता है, रिस्क कितना है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। तो आप इस तरीके से जो है डायग्राम ये बना के आ सकते हो काफी। तो हम समझ रहे थे अपना नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स के बारे में। तो नॉन फाइनेंशियल के बारे में मैंने बता दिया था आप लोगों को, और इस तरीके का डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ एमएसएमईज एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंट्रीज लाइक इंडिया। तो एमएसएमई के बारे में बात करूं तो आपको पता ही है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कंट्री के अंदर ग्रोथ के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहला आता है प्रमोटिंग इनोवेशन, इसमें भी वही सारे पॉइंट्स हैं, डेवलपिंग स्किल्स है, 4-5 पॉइंट तो आप ऐसे रट्टा मार लो, बिल्कुल सेम है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, जैसे कि एमएसएमईज को जो है हमारी जब हमने पिलर्स पढ़े थे तो उसमें काफी बताया गया था कि इससे क्या हुआ था, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, रिलीजियन डेवलपमेंट। अब आते हैं एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ एमएसएमईज इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंट्री लाइक इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या रोल्स हैं हमारे एमएसएमईज के। तो एमएसएमईज क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में और ग्रोथ में इन कंट्री लाइक इंडिया। आपको पहले पता होगा कि जैसे एलपीजी वगैरह था, तो एलपीजी क्या है, एलपीजी हमारे पिलर्स थे जिसमें जो हमारे बैरियर्स हटाए गए, जो हमारा को ट्रेड करने में मदद किया गया और गवर्नमेंट भी उसमें साथ दे रही थी, और बहुत सारे जितने भी जिनके पास पैसा नहीं था स्टार्टअप करने के लिए उनको हेल्प किया, लाइसेंसिंग हटाई गई, ये सारे पॉइंट्स जो थे जिससे हमारे को माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को मदद मिली और उनको एक मौका दिया गया कि जिनके पास कम कैपिटल है या फिर थोड़ी और कैपिटल की नीड है तो उनको प्रोवाइड किया जाएगा, और सो दैट वो अपना बिजनेस करें, बिजनेस करेंगे तो कहीं ना कहीं पैसा आएगा हमारी इकोनॉमी में और उससे हमारे को जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो वही सारे पॉइंट्स हैं, इनोवेशन प्रमोट होता है इससे, ठीक है। और फिर आता है एमएसएमई प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज देता है फॉर एंटरप्रेन्योर टू स्टार्ट दे एंड दे ग्रोथ दे बिजनेस, यानी कि वो ग्रोथ करे, यानी ये ऐसी इंटरप्राइजेस स्टार्ट की गई हैं सो दैट लोगों को काम मिले, काम मिले तो स्टार्टअप, स्टार्टअप तो पैसा, पैसा तो ग्रोथ। डेवलपिंग स्किल्स होती हैं, एक्सपर्टीज वगैरह इंडस्ट्रीज में चाहिए होती है तो उससे स्किल भी डेवलप होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, रिलीजन डेवलपमेंट होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होता है, एमएसएमई जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी,
कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रहा है उसमें क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो कंट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, रीजन डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन हो रहा है। एमएसएमई कैन कंट्रीब्यूट टू एक्सपोर्ट ग्रोथ बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। हम आजकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे भी प्रमोशन मिलता है इससे हमें, कि अगर आज हम काम कर रहे हैं छोटे लेवल पे, सो दैट अगर हम ग्रोथ करते रहेंगे, हम कुछ नया नया सोचते रहेंगे, तो हम एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देंगे। पहले आपने सुना होगा कि पहले जब हमें आजादी नहीं मिली थी तो हम किस तरीके से काम करा करते थे, अपने एरिया में अपने दायरे में काम करते थे, बट स्टिल जैसे 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 चीजें बढ़ती गई और हमने फिर एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया। एडिशनल बेनिफिट्स क्या, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी होती है। मार्केट जैसे जैसे कंडीशन चेंज हो रही है, फ्लेक्सिबल अपने आप को बनाना, इनोवेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेकर आना, सो दैट जो लोकल नीड्स है वो पूरी हो जाए। लार्ज इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट मिलता है इससे, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, फाइनेंस को एसेस करता है, रेगुलेटरी इश्यूज वगैरह भी बर्डन जो है इसके देखे जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी कमी देखने को मिली है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, ये सारे पॉइंट्स भी देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट किसने सपोर्ट किया, मैंने वही बताया, प्रोग्राम्स वगैरह चलाए थे, तो एमएसएमईज को सपोर्ट किया गया, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला उनको, जैसे कोई लोन चाहिए या कुछ भी, वही सारे पॉइंट्स है जो मैं आपको समझा चुकी, बाकी आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया। हमारे जो इंडिया के अंदर फैमिली जो बिजनेस है उसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहली बात आती है, फैमिली बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इससे, फैमिली बिजनेस जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप में आता है बिजनेस, फैमिली बिजनेस प्रमोट करता है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन को, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं। चैलेंजेस ऑफ बिजनेस, फैमिली बिजनेस इन इंडिया, जैसे कि सक्सेशन प्लानिंग, फैमिली कन्फ्लिक्ट्स भी इसके अंदर देखे जाते हैं, मतलब चैलेंजेस हैं ये। मान लो, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि एक फैमिली बिजनेस चल रहा है जिसके अंदर बेटा बेटी भाई बहन सब काम मिलके कर रहे हैं, तो ठीक है, ये तो फायदा है कि चलो ठीक है, अगर कोई कोई बीमार है तो उसके बदले कोई दूसरा काम कर लेगा, रिस्क सबका होगा। लेकिन कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं फैमिली के बीच में, ठीक है। कोई भाई भाई काम कर रहे हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो जाता है कि उसने ज्यादा प्रॉफिट ले लिया, मैंने क्यों नहीं लिया। प्रोफेशनलिज्म जो है वो बैलेंस होना मुश्किल हो जाता है। कोई घर के मेंबर हैं, कोई ये नहीं बोल सकता मैं मालिक हूं तू मालिक नहीं है, ऐसा नहीं होता। गवर्नेंस होता है, अडेप्टेबिलिटी होती है, यानी कि जो आपके फैमिली बिजनेस में भी स्ट्रगल टू अडेप्ट द चेंजिंग मार्केट कंडीशन को अडेप्ट करना, मतलब सबकी राय लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है। एडिशनल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, लिमिटेड एसेस टू कैपिटल होता है इसमें। सक्सेशन प्लानिंग भी इनएडिक्वेट होता है, यानी जो प्लान बनाते हैं उसमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो कहता मेरी सुनो, वो कहता मेरी सुनो। फैमिली पॉलिटिक्स ही चलती रहती है अपनी फैमिली के अंदर ही, ठीक है। कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अपॉर्चुनिटी क्या, लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है, ठीक है। वैसे तो लॉन्ग लास्टिंग चलता है कि हाँ भाई चला आ रहा है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, और इनोवेशन भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज भी होती है, इस तरीके का डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाले जो है लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आता है आपके शॉर्ट नोट है, जैसे आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टेक्निक होती है जिसमें इंडिविजुअल क्या करता है, जनरेट करता है लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, कम टाइम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज वो जनरेट कर पाता है बिना किसी फेसिबिलिटी के, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। मार्केटिंग प्लान प्रिपेयर क्या होता है, ठीक है। अब इसमें जो चीजें सिमिलर होंगी ना वो मैं स्किप कर दूंगी। मार्केटिंग प्लान कैसे प्रिपेयर करते हो आप, तो मार्केट को पहले एनालाइज करते हो, मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव देखते हो कि उसमें उद्देश्य क्या है हमारा, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज बनाते हो और बजट एलोकेशन करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव समरी, यानी कि अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डिटेल में समझाना है, एग्जीक्यूटिव समरी बनानी है, तो आप क्या करोगे, एक आप हाईलाइटिंग की पॉइंट्स को हाईलाइट कर दोगे, रिकमेंडेशन लिख दोगे, ये सारे मेन मेन पॉइंट्स आप मेंशन कर दोगे। वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होती है, नाम से ही क्लियर, वर्किंग जो आप काम कर रहे हो वो वाली जो कैपिटल है उसकी साइकिल कैसे चलती है, तो उसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल भी इसको हम बोलते हैं। और जो कंपनी होती है वो कन्वर्ट करती है इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री एंड अकाउंट रिसीवेबल इनटू कैश, ठीक है। जैसे कि आप इसको इस प्रकार से समझो कि जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, कंपनी टू कन्वर्ट इट्स इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, यानी कंपनी ने क्या किया, कन्वर्ट इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेंट्री, इन्वेस्ट इन इन्वेंट्री, अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेंट्री में लगाया, ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल इनटू कैश, ठीक है, इस तरीके से। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है एक तरीके का, जो कंपनी को इवेलुएट करता है, जैसे कंपनी की स्ट्रेंथ जानता है, कमी क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ कहाँ पे थ्रेट्स हो सकते हैं, ये सबको पकड़ने का टूल है ये। एमएसएमईडी एक्ट 2006 वही माइक्रो स्मॉल वाला है जो मैं ऊपर समझा चुकी हूँ।
सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फंडिंग प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, लोन प्रोवाइड करता है, गारंटीज पे लोन मिलता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे काम करता है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है ताकि आप काम करो, उनको सपोर्ट करता है, पैसा लो चाहिए तो, जॉब भी क्रिएट होती है, इससे लोगों को काम भी मिलता है और ग्रोथ भी होती है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आप लोगों का वन शॉट। तो इसके साथ आपको जो ऑलरेडी मैंने वन शॉट सिलेबस वाला कराया वो कर लेना, और ये हो गया। अगर कैश पे यही वाला जो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। ठीक है, दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं जो कि आपके सामने ही है। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट बोलती हूँ आप लोगों को, ऑल दी बेस्ट। आप लोग मुझे पता है अच्छे से करके आओगे। ठीक है, अच्छे से करके आना, मुझे आप पे भरोसा है कि आप अच्छे से करके आओगे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।